नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ लॉकडाउन में भी ढील बढ़ती जा रही है। मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुले हैं, गुरुद्वारे खुले हैं, बाकी सारे धार्मिक स्थल खुले हुए हैं, लेकिन देश की संसद पर ताला लगा हुआ है। देश की संसद मौन है। बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। 130 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला हो रहा है बिना विपक्ष से कोई भी सलाह मशवरा किए हुए। यानी कि जो संसद की अपनी भूमिका है वो नहीं निभाई जा रही है, क्योंकि संसद काम नहीं कर रही है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं पारदर्शिता को लेकर। कुछ ऐसे सवाल भी हैं, कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, यानी कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के वक्त के नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो परमानेंट हो जाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आखिर कैसे मिलेंगे? एक तरफ जो है वो पारदर्शिता को लेकर सवाल है, दूसरी तरफ जो नागरिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जो भी डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के डिफेंडर्स हैं उनके ऊपर किसी तरीके के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उनको अलग अलग धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। अगर विदेश नीति के मुहाने पे हम देखें तो चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल रही है। मेरे साथ इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनसे मैं कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगी कि सत्ता पक्ष के अलावा जो विपक्ष का अपना रोल है, विपक्ष कहाँ निभा रहा है, कहाँ है भारत का विपक्ष। आज सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोकतंत्र को की रक्षा करने का जिम्मा सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, लेकिन उतना ही बड़ा जो जिम्मा है वो विपक्ष का भी है। भारत का विपक्ष कहाँ है? सलमान खुर्शीद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप एक खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पार्लियामेंट की अहमियत को समझते हैं। फिलहाल भारत में मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुली हैं, गुरुद्वारे खुले हैं, लेकिन पार्लियामेंट बंद है, विधानसभाएं बंद हैं। शायद ही दुनिया का कोई लोकतंत्र है जो ये अफोर्ड कर सकता है कि उसका जो लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम कहते हैं वो बंद हो। इस पर कांग्रेस पार्टी उतनी आवाज क्यों नहीं उठा रही है जो उसे उठाना चाहिए? देखिए, सच्ची बात यह है कि एक जो डिस्ट्रप्शन हुआ है हमारे समाज में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस में, वो बड़ा ऑब्वियस है, वो सबकी आंखों के सामने है, और हर एक कोशिश कर रहा है कि उसको समझे और एडजस्ट करे और अकोमोडेट करे। और हमारे यहाँ भी बिल्कुल सियासत ठप हो गई थी, इसलिए कि आप जो सियासत के नॉर्मल तरीके हैं वो आप कर नहीं सकते, तो इसको एक मोड़ दे रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर जो आप कह रही हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हमारी लीडरशिप ने रेज किए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारी लीडरशिप ने रेज किए हैं। अब ये इशू पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट क्यों नहीं खुल रही है, पार्लियामेंट हम क्यों नहीं जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत अग्रेसिवली कांग्रेस 2-4 दिन के अंदर बहुत अग्रेसिवली अपनी बात कहेगी। लेकिन सलमान साहब, एक बात समझ में नहीं आती कि 3 महीने गुजर चुके हैं पार्लियामेंट को बंद हुए, और तमाम तरह की सियासत, ऐसा नहीं है कि सियासत बंद है। आप ये देखिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए किस तरह से जमीन आसमान एक किया हुआ है बीजेपी ने। आपके एमएलए बिक रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, सब कुछ देखने को मिल रहा है, सब आम जनता के सामने हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स होल्ड पर है। ऐसे में पार्लियामेंट को होल्ड पर रखना, और खासकर ऐसे वक्त में जबकि इतने अहम फैसले लिए जा रहे हों, लोगों को शायद इतना भी समझाने वाले लोग कम हैं कि पार्लियामेंट का मतलब सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी होता है, विपक्ष की भी उतनी अहम भूमिका है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी लगातार बातचीत कर रहे हैं दूसरे लोगों से, लेकिन उसका भी उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत कर रहे हैं या वो ट्विटर के जरिए। ऐसा लगता है कि देश की जो सबसे अहम और सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है वो सोशल मीडिया तक सिमट के रह गई है। पार्लियामेंट पर आप कह रहे हैं कि अब हम 2-3 दिन में आगे आने वाले दिन में दबाव डालेंगे। आपकी बात जायज है, लेकिन बहुत दिन तक लोग हमसे ये कहते रहे कि हम मात खा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये कहा कि ये नया ज़माना है, नई ज़माने की नई किस्म की राजनीति होती है और आप उसमें मात खा रहे हैं, और बीजेपी उसमें आपसे कहीं आगे है। कांग्रेस ने बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ सोशल मीडिया को एक सकारात्मक रूप में लेकर और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जाहिर है हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने कुछ इवेंट्स क्रिएट करे हैं, जिन इवेंट्स में एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज भी जाता है, ताकि लोग ये सिर्फ ना समझें कि हमने अपनी बात कह दी और हम आगे बढ़ गए,
बल्कि ये कि दुनिया में जो दानिश्वर है, दुनिया में बुद्धिजीवी हैं, सोचने वाले लोग हैं, वो भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं या जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने फ्लैग किया है पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस को, और पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस कहीं भी कम हम नहीं समझते हैं। और लेकिन उसमें बहुत सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, यकीनन होंगे, दे हैव टू बी ओवरकम। वो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम होंगे, इसके लिए जाहिर है गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अब परेशानी की बात यह है कि गवर्नमेंट हमसे कहीं बात नहीं करती, कहीं हमसे संवाद नहीं करती, डायलॉग नहीं करती, हमसे कोई सुझाव नहीं लेती। और ऐसी गवर्नमेंट के साथ किस तरह से हम दस्तक उनके दरवाजे पे करें और कितनी देर तक करते रहें, एक बड़ा मसला है। और अगर हम रिएक्ट करके बाहर वापस सड़क पे जाना चाहते हैं तो जाहिर है आज वो मुमकिन नहीं है, आज वो संभव नहीं है। बट मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन अभी हमने जो मीडिया स्पेस थी, जो सोशल मीडिया स्पेस थी, वो हमने उनको कंप्लीटली देने से इनकार किया। हमने कोशिश की कि हम उसमें से क्लॉ बैक करें। अगला अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, करीब 4 महीने पहले मैंने आपसे पिछली बार बातचीत की थी, आपका इंटरव्यू किया था। उस दौरान CAA NRC प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे, और आज आपने कहा था कि लोकतंत्र के लिए खुशखबरी है कि जो हमारे देश का युवा वर्ग है वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आ गया है। आज वही लोग जिनके बारे में आप कह रहे थे कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, उनमें से एक एक करके जेल भेजा जा रहा है लोगों को, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बाकी लोग खौफ में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की वो आवाज सुनने में नहीं आ रही है, ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं सुनाई दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर सत्ता पक्ष इन लोगों के ऊपर जो कि लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे, संविधान की रक्षा कर रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, कि विपक्ष की तरफ से कोई समर्थन उनके लिए आए। देखिए, इसमें मैं बड़ी नाजुक बात है। मुझे इसका एक पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। मैंने जो मुझसे हो सका था उस वक्त, जब ये लोग जामिया में शाहीन बाग में इकट्ठे होते थे, तो मैंने इन लोगों की जो भी जायज़ मदद हो सकती है वो उस वक्त की थी। हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी कि मैं उनके साथ फुल बैंक में बाहर नहीं निकला, मैं सड़क पर नहीं निकला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी, और मैंने ये कहा था कि नाजायज़ बात मत करो। कौन किस वक्त कहाँ क्या किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इस बात को सोच के स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मुझे इस बात का अफसोस है कि इन बेचारे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, और मैं बहुत सोच के इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके साथ सरासर जुल्म हो रहा है। मुझे यकीन है कि इसमें इक्का दुक्का कोई ऐसा हो जिसको कोई जवाबदेही जिसकी बनती हो, और वो भी जवाबदेही किसी ऐसे गैर कानूनी बात की नहीं होगी जिसको लोग समझें कि बहुत सीरियस है या बहुत संगीन। इनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने एक सिंसियर कॉन्स्टिट्यूशनल आवाज के अलावा कुछ वहाँ और किया हो या उठाया हो, और उनके साथ जो हो रहा है वो जुल्म है। लेकिन जो आज का सिस्टम बन गया है, कोविड के ज़माने का सिस्टम है, कोर्ट्स इस वक्त उससे सिर्फ इंटरनेट पर कोर्ट्स अपीयरेंसेस सुन रहे हैं, हर चीज़ में देरी हो रही है, हर चीज़ बड़ी स्लो है, उसकी वजह से इनको ज़्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है और अफसोस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं, ये मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ, कहीं ना कुछ दरारें हैं। जहाँ एक सिंगल कॉज था और एक बहुत अजीम और एक बहुत उम्दा कॉज था, उस कॉज में दरारें हैं पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस की, कि उसमें राइट विंग है, उसमें लेफ्ट है, उसमें बीच के लोग हैं, और वहाँ उस हद का आपस में आम सहमति और कोऑपरेशन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। उसका नुकसान उन बेचारे बच्चों को हो रहा है जो जेल में। लेकिन बहरहाल इसको आदमी इसके लिए मशवरा ही दे सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव दे सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी या आप एक वकील के तौर पर उन्हें लीगल हेल्प देंगे अगर आपको लगता है कि उनके साथ देखिए, हो रहा है? वकालत मैं उनकी कर चुका हूँ। मैं उन पर 30 अलग अलग उन पर आर्टिकल लिख चुका हूँ, 30 आर्टिकल्स।
इतने दिनों में 30 आर्टिकल लिख देना, उनको शाया कराना, पब्लिश कराना इज नॉट अ सिंपल थिंग। फायर में किया है, प्रिंट में किया है, हिंदुस्तान टाइम्स में किया है, टाइम्स में किया है, इंडियन एक्सप्रेस में किया है, हिंदू में किया है, ये सब उनकी एडवोकेसी है। लेकिन कोई आकर अपने कागज मुझे पकड़ाएगा तब मैं उसकी बहस करूंगा। अब हम जामिया वाला जो मामला है वो हाई कोर्ट में है, जामिया के मामले हैं, हम हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट ये कहता है कि ये इतना अर्जेंट मामला नहीं है कि इसको हम फौरन सुने। इस वक्त सिर्फ बेल के मामले अर्जेंट हैं, इस वक्त डेमोलिशन के मामले अर्जेंट हैं, इस वक्त बीमारी के मामले अर्जेंट हैं। वो सही बात है कि वो अर्जेंट है, लेकिन जामिया में लाइब्रेरी में जो हुआ और जामिया के बाद वहाँ कुछ जो हुआ वो भी अर्जेंट है, कभी ना कभी उसकी सुनवाई होगी। अब जुलाई की डेट है, उसमें हम लोग हाजिर रहेंगे, लेकिन एक एक को पकड़ के उनका केस छीन तो नहीं सकते। ठीक है सलमान साहब, लेकिन इसके अलावा जो सीए प्रोटेस्टर्स थे, इनके अलावा भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिनका संबंध सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं है, जो लेफ्ट लिबरल कहलाए जाते हैं, चाहे वो गौतम नवलखा हो, आनंद तुमटे हो, या फिर अभी हाल ही के दिनों में विनोद दुआ को जिस तरह से, मतलब इतने कद्दावर आइकॉनिक पत्रकार, उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके, किस तरह से आप इसे देखते हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी से भी बदतरीन हालात हैं ये। देखिए, ये भी एक आपने एक दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इमरजेंसी की जिम्मेदारी हम सब लोग लेते हैं, चाहे हम उस वक्त सियासत में रहे हो ना रहे हो। हमारी पार्टी के कुछ फैसले थे और उस फैसले से हमको कतराना नहीं चाहिए, या उसके लिए सीधे सीधे ये कहना चाहिए कि हमारी इतनी गलती थी, यहाँ तक गलती थी, हम माफी मांगते हैं। या हमको ये समझाना चाहिए कि उस वक्त के हालात में जो भी किया गया वो एक सुलझे जहन से किया गया, चाहे वो बाद में गलत माना गया, लेकिन वो सुलझे जहन से किया था और मुल्क को बचाने के लिए किया था। तो उसको इस्तेमाल फिर आरएसएस वाले या राइट विंग वाले उसको इस्तेमाल करते हैं कि आपने तो मान लिया कि आपने गलती की थी। अब हम लोगों के लिए दर्दनाक बात क्या है कि हम मान लें कि हमने गलती की थी, ये जो गलती कर रहे हैं उसको उसका इकरार करने के लिए तैयार नहीं, और गलती हो रही है, रोज हो रही है। और उस वक्त ये मत कहिए, मत समझिए कि गलती सिर्फ उस वक्त की हुकूमत ने की थी। हुकूमत के साथ साथ उस जमाने के जजेस भी थे, उनसे भी गलती हो गई थी। उन्होंने इस बात का इकरार किया बाद में कि हमसे गलती हो गई थी। आज भी जजेस हैं, वो कुछ फैसले कर रहे हैं, अपनी समझ से सही कर रहे हैं, लेकिन इन फैसलों का आगे चलकर क्या अंजाम होगा, इन फैसलों से हम पर क्या असर पड़ेगा, इस पर कभी उनको गौर करने का और फिर से सोचने का मौका आएगा। आज जो आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस कुछ क्यों नहीं कर रही है, मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा ये सुनने के बाद कि विनोद दुआ के साथ ऐसा हुआ है। मैंने विनोद दुआ को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं, वो कांग्रेस नहीं है क्या पूरी कांग्रेस को ही कहने की जरूरत है कि हम आपके साथ हैं? जब वहां के माइग्रेंट लेबर के लिए कपिल सिब्बल निकले बाहर और सुप्रीम कोर्ट में गए, तो क्या वो कांग्रेस नहीं थी? जब कपिल सिब्बल वहां बहस कर रहे थे या वहां पर मनु सिंह भी बहस कर रहे थे, तो वो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं थी? और इतना याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसमें बहुत बढ़ चढ़कर प्रियंका गांधी जी ने वहां से 30 वॉल्यूम्स तैयार करके ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिए और कहा कि यहाँ देखिए किस किस्म का जुल्म यहाँ पर हुआ है। और आज तक कोविड की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वो बार बार वो नोटिस इशू करते हैं, लेकिन उस पर कोई इफेक्टिव कार्रवाई अभी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि आपकी पार्टी कर रही है, लेकिन वो नहीं कर रही है जो वाकई एक लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, अगर ये सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो आप भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको इतना लंबा तजुर्बा है। आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम भारतीयों की रगों में दौड़ते हैं, हम उनके खून में दौड़ते हैं। उस सब के बावजूद वो जिम्मेदारी जो कि समझते हैं, एक ऐसा इंसान के तौर पर भी, एक पत्रकार होने के नाते जो समझता है कि हर उस इंसान को जिसका इस लोकतंत्र में स्टेक है, भारतीय लोकतंत्र में जो स्टेक होल्डर है, उसको करना चाहिए, शायद उससे कम है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष राज्य में का मैं जिक्र कर रही हूँ, लल्लू जी का, वो जो है जेल में बंद है अभी तक, और उनके लिए भी पता नहीं कितनी पैरवी हो रही है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ आपसे, और मैं चर्चा इस पर भी करना चाहती हूँ कि फिलहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार इस पूरे कोविड के संकट को डील कर रही है, आप इसे किस तरह से आंकते हैं? क्या आपकी पार्टी सत्ता में होती तो कैसे आप इस पूरे संकट को डील करते, जो कि एक पैंडेमिक है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये समस्या है? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं, और जो हमारी लीडरशिप ने कहा है,
मैं बहुत एहतियात से वही बात को दोहराना चाहूँगा। हमारी लीडरशिप ने ये कहा है कि ये वक्त तू मैं का नहीं है, ये वक्त सिर्फ उंगली उठाने का नहीं है, ये वक्त आपस में कुछ मिल बैठकर आपस में हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। हम हुकूमत को जहां तक हो सकता है हम हुकूमत को मदद करने के लिए तैयार हैं, ऐसे मामले में भी तैयार हैं, और जब हमारी सरहद पर कोई मसला होता है तो हम उसमें भी तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे जहन में कोई बात ऐसी आती है कि हमें सवाल पूछना है और वो मुल्क के बेहतरी के लिए पूछना है, तो वो सवाल तो हमको पूछना पड़ेगा। चाहे सवाल को पूछने के लिए हम कोई ऐसा तरीका निकालें जो बिल्कुल आमने सामने की कुश्ती का तरीका ना बन जाए आज के ज़माने में, और लोग ये कहें कि यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ लोग परेशान हैं, और देखो इनको अपनी सियासत दिख रही है। इसलिए हमारे जो भी कायद हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उन लोगों ने बड़ा केयरफुली इस बात को सामने रखने की कोशिश की है। मुतमईन हम नहीं हैं। मैं नहीं मान सकता हूं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से कोविड का सामना किया गया है, दिल्ली में जैसे किया गया है, उससे हम ये कह दें कि हम मुतमईन नहीं हैं। इसको और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लोगों ने लिखा है, इसके बारे में बात हुई है। हम कैसे मान लें कि जो लोग सड़क पर नंगे पांव अपने घर मीलों हजारों मील चलकर गए हैं, हम उससे मुतमईन होंगे? हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन क्या करते हमने आवाज उठाई, हमने बसें भेजी, हमने उनको खाना दिलवाया, और हम क्या करते? इस बात का हिसाब आज करना होगा या इस बात का हिसाब किसी और दिन में होगा जब सब लोग थोड़े सुकून से होंगे, इत्मीनान से होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ जिसके आप एक्सपर्ट भी हैं, आपके पास मंत्रालय भी रहा, विदेश मंत्रालय। अभी चीन को लेकर जिस तरह की एक पे एक पर्दादारी हो रही है, एक पर्दा डाला जा रहा है कि सवाल मत पूछिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, सवाल मत पूछिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सवाल मत पूछिए, भारत की संप्रभुता का मुद्दा है। मुझे लगता है इन वजहों के तहत ही सवाल पूछा जाना जरूरी है कि चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, चूंकि ये संप्रभुता का मुद्दा है, चूंकि ये पारदर्शिता का मुद्दा है, इसलिए सवाल पूछना चाहिए कि चीन के मामले में अभी भारत और चीन की सरहद पर आखिर क्या हो रहा है, लद्दाख में अभी क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी को पता है? देखिए, कांग्रेस ने पूछा है और कांग्रेस को जवाब नहीं मिला है कि आखिर हुआ क्या है। इसका अंदाजा तो सबको है कि कुछ हुआ है, और अगर हुआ नहीं होता तो फिर बातचीत किस लिए हो रही है? चीन आखिर हमको क्यों प्रोवोक कर रहा है, हम पर क्यों दबाव डालने की कोशिश कर रहा है? वो चीज आज चीन क्यों कर रहा है जो बहुत दिन से नहीं हुई, या जब हुई तो वो जल्द से जल्द हल हो गई? वो आज चीन हमारे लिए क्यों कर रहा है? चीन के माइंड में, जहन में उनकी लीडरशिप की क्या है? उस लीडरशिप के बारे में मैं ये कह रहा हूँ जो उस लीडरशिप के साथ झूला झूले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं तो ऐसी दोस्ती बन गई होगी और ऐसा रिश्ता बन गया होगा कि फोन उठाकर पूछ तो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो फॉरेन मिनिस्टर था, जब मैं चीन गया था मैंने उनके प्राइम मिनिस्टर से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? वो हंसने लगे थे, अपने साथियों से कहा था भाई इनको जवाब दीजिए। लेकिन चीन के इतने एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ बैठे हैं, वो हुकूमत में बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं हमें बताते कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं तो एक एक्सपर्ट तो आप भी हैं सलमान साहब, क्यों कर रहा है चीन, आप बताइए। मेरे जहन में ये बात साफ है, मेरे बहन मिजाज साफ है, लेकिन मैं बहुत तफसील से इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि हुकूमत के हाथ कहीं बंद जाएं। लेकिन मेरे जहन में ये बात सही है कि चीन इस वक्त ये सोच रहा है कि लोग उसकी घेराबंदी कर रहे हैं और हिंदुस्तान उसमें हिस्सा बन सकता है। मेरा ये मानना है कि चीन और हमारे रिश्ते अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, अपनी जगह उनकी अपनी अहमियत है। वो रिश्ते हमको ऑन स्टैंड अलोन बेसिस पे हमको वो आगे बढ़ाने हैं। हम इसमें अमेरिका का क्या फायदा है, नुकसान है, ऑस्ट्रेलिया का क्या फायदा है, नुकसान है, यूरोप की क्या राय है, ईरान की क्या राय है, हम इसमें उलझ नहीं सकते हैं। हमारा रिश्ता हमेशा चीन से अलग रहा है, और जो हमारी नॉन अलाइन की सोच है और वो जो हमारी इंडिपेंडेंट सोच की बात हम हमेशा करते चले आए हैं, उसमें चीन के साथ अपना मसला अलग से हल करना होगा। वो हम दूसरे की किसी हमदर्दी से या दूसरे की मदद से नहीं कर सकते। नहीं, मुझे बताइए कि क्या ये जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, क्या उसको एक्सप्लॉइट करते हुए चीन ऐसा कर रहा है? भारत
मैं तो चीन को छोड़ देती हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि भारत क्यों मजबूर नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि जो देखिए कमांडर्स के बीच में बात हो रही है दोनों देशों की, वो काफी नहीं है की बातचीत? भारत को मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की एक अपनी स्टैंडिंग है, भारत का एक वजूद है, भारत का एक अस्तित्व है। और वो भारतीय जनता पार्टी जितना भी कहना चाहे कि वो अस्तित्व उनका उनके प्रधानमंत्री की वजह से, ऐसा नहीं है। भारत का जो आज स्टैंडिंग और अस्तित्व पूरी दुनिया में है या चीन के साथ है, वो लगातार कई वजीर आजमों की वजह से है। एक वजीर आजम की वजह से, एक प्रधानमंत्री की वजह से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त चीन को ये लगा है कि हमारी जो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी राय उनके बारे में है, उसमें कुछ बदलाव आया है, ऐसा उनको लगा है। मुझे ये समझ में आ रहा है। और अगर उनको ऐसा लगा है तो हमें उनको समझाना चाहिए बैठकर कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमारा और उनका फ्यूचर, एशिया में हमारा उनका फ्यूचर और दुनिया में फ्यूचर जो हमारा मिला जुला है, हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, तभी हम दोनों कामयाब रहेंगे। ना वो कामयाब होंगे ना हम कामयाब। कमांडर के स्तर पर जो बातचीत हो रही है, क्या ये काफी है, या आप कह रहे हैं कि खुद जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को या हमारे प्रधानमंत्री को उनके प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए? देखिए, माफ करिए, कोई मुल्क कमांडर्स के फैसले से नहीं चलता है। कमांडर्स मुल्क के फैसले से चलते हैं। मुल्क का, जब मैंने मुल्क की बात कही तो मैं इलेक्टेड सरकार की जो हुकूमत होती है उसके इशारे पे कमांडर्स चलते हैं। अब वो जो लोकल बात है कि यहाँ नाली है, यहाँ ये गली है, यहाँ पर ये पहाड़ है, यहाँ पर ये नदी है, वो सारी बातें कमांडर्स को मालूम होती हैं कि वहीं पर वो जमीन पर होते हैं, इसलिए उन्हें मालूम होती हैं। लेकिन क्या छोड़ना है, क्या रखना है, कहाँ से हटना है, कहाँ से कहाँ बढ़ना है, ये कमांडर्स नहीं तय करते हैं, ये सिविलियन गवर्नमेंट तय करती है। अगर कहीं ऐसा लगने लगेगा कि चीन के साथ हमारा मसला जो है कमांडर्स तय करा देंगे, तो मैं ये समझता हूं कि वो हमारे पूरे सिस्टम का कोलैप्स हो जाएगा उस दिन। ऐसा नहीं मुमकिन है। लेकिन कमांडर्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको गाइड सिविलियन गवर्नमेंट करती है। कमांडर्स का अपना रोल होता है, उसके फीडबैक पे सिविलियन गवर्नमेंट अपने फैसले करती है, लेकिन कमांडर्स ये फैसले नहीं करा सकते हैं। इस पे प्रधानमंत्री को बातचीत करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? इतने दिन से प्रधानमंत्री उनसे दोस्ती बनाते हैं, 4 जगह उनकी मुलाकातें होती हैं, जहां भी बड़ी गैदरिंग होती है वो अलग जाकर बात किया करते हैं। तो वो किस बात के लिए? अगर उनका इतना भी रिश्ता नहीं बना कि ऐसे वक्त पर वो फोन उठाएं और बात करें, या प्रेसिडेंट जी जो है वो वहां से फोन करें और हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें, अगर उनका रिश्ता नहीं बना तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। सलमान साहब, आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो भारतीय लोकतंत्र को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं वो सवाल ये उठा रहे हैं कि भारत में जो लोकतंत्र का भविष्य है वो बहुत अंधकारमय नजर आ रहा है। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से इस पेंडेमिक के टाइम पर हमने देखा है कि लॉकडाउन में ऐसा लगता है कि भारतीय लोकतंत्र ही चला गया है, भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं चली गई हैं, ऐसे में क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होने के नाते आपको ये लगता है कि भारत में जो लोकतंत्र है या भारत का जो भविष्य है वो हो सकता है लोकतांत्रिक ना भी हो? क्या आप इस हद तक जाना चाहेंगे? देखिए, जो भी ऐसा कह रहा है उसको हिंदुस्तान की, भारत की जानकारी कम है। हमारी आवाम, हमारी जनता, हमारे दानिश्वर, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे इंस्टीट्यूशंस लड़खड़ा तो सकते हैं, कभी कभी बहक तो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर, उसूलन और बुनियादी तौर पर बहुत मजबूत हैं लोकतंत्र में। और जो हमारी परंपराएं हैं, टॉलरेंस की परंपराएं हैं, यकजहती की, यूनिटी की परंपराएं हैं, वो ये हल्के फुल्के आंधियों से वो कहीं खत्म नहीं हो पाएंगे। और जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, इस सवाल पर मैं ये कह दूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तो मैं भी डिफीटिस्ट हो जाऊंगा। फिर ये हो जाएगा कि मैंने एंडोर्स किया कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर है। डेमोक्रेटिक चैलेंजेस हैं आज, यकीनन हैं, और डेमोक्रेटिक चैलेंजेस आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। अमेरिका में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में भी ये चैलेंज है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में भी ये चैलेंज है। और दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि कोविड का फायदा उठाकर कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने हाथ में वो ज्यादा से ज्यादा फैसले अपने हाथ में ले लें। ये अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। हमको यकीन है, विश्वास है कि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क की जिंदा रहेगी,
उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश और जस्तजू और स्ट्रगल करना पड़ेगा तो वो करेंगे, वो यकीनन करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब नौजवान लोग निकल कर आए और खवातीन निकल कर आई, महिलाएं निकल कर आई और उन्होंने विदाउट एनी लीडरशिप उन्होंने सीएए के लिए इत्तेहाद किया और उन्होंने सीएए के लिए प्रोटेस्ट किया, तो यकीनन वो इसलिए था कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो थी वो उठकर खुद उभर कर आई थी, उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, वो खुद उभर के आई थी। वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जिंदा है, वो जिंदा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब आपका हमसे बातचीत करने के शुक्रिया, लिए। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।